चलो आधे घंटे बाद पढ़ूंगा बोल रहा है। फ्लो फ्लो में मैं तेरे को निकाल दूंगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शन, किस पे बात कर रहे हैं अपन? फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपी बंद कर दो और पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ, पूरा एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा। देखो, अज्यूम कर लो कि हमारे पास ना कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा करके एक टेबल है। एक क्या है? टेबल है। और इस टेबल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक बुक रखता हूँ या ईटा, कुछ भी रखा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको खींचूंगा, सॉरी ढकेलूंगा, या इसको क्या करूंगा, खींचूंगा, तो इन दोनों फोर्स को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ठीक। अब क्या हो रहा है कि अप्लाइड फोर्स तो चल रहा है, ठीक। तो होता क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स में ना, इस पूरे ऑब्जेक्ट का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इसका ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टेक्ट सरफेस। दोनों के वही कॉन्टेक्ट सरफेस है। होता क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में जब रहता है स्टार्टिंग में, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। कौन से फोर्स से? एक अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। कौन कौन? जो दोनों ऑब्जेक्ट के जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है, वो कैसे कनेक्ट हो जाते हैं? एक अट्रैक्शन फोर्स से। क्या कनेक्ट हो जाते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स और उसके जो भी एटम्स होंगे वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक। जितना देर तक वो रहेगा उतने ही उसका अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इधर फोर्स लगा के खींच रहा हूं, तब वो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इनके कांटेक्ट फोर्स के बीच में ना क्या होगा, ये जो टेबल है वो एक फोर्स लगा रहा होगा। एग्जैक्टली हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसके अपोजिट लगा रहे हैं? जो इन दोनों के जो कांटेक्ट जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच, मान लो यहाँ इसका एक पार्टिकल है, इसका एक पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया। हम जो फोर्स से खींच रहे हैं ना, वो इस अट्रैक्शन फोर्स से कम है, इसीलिए वो क्या नहीं हो रहा, आगे नहीं जा रहा, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा। ध्यान समझना, बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, खींच रहा हूँ लेकिन वो जा नहीं रहा, ठीक। अब ऐसा तो नहीं कि जीवन में कभी नहीं जाएगा, जाएगा। मैंने क्या किया, 1 न्यूटन अप्लाई किया, नहीं किया। 1 न्यूटन ह्यूज फोर्स होता, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर 2 न्यूटन अप्लाई किया, देख रहा हूँ नहीं जा रहा। जैसे 3 किया तब भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही 4 न्यूटन किया तो थोड़ा सा मूव करना चालू हो गया, ठीक। अब मूव करना चालू हो गया, अब मूव करना चालू हो गया तो मुझे कितना न्यूटन लगा मूव कराने के लिए उसको? 4 न्यूटन। लेकिन इसको आगे और चलाने के लिए कितना न्यूटन चाहिए? 4 न्यूटन चाहिए कि उससे कम चाहिए कि उससे ज्यादा चाहिए? 4 से कम चाहिए। 4 से क्या चाहिए? कम चाहिए। याद रखना, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने में ज्यादा फोर्स लगता है, और जब वो मोशन में आ जाता है तो उसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक खड़ा गाड़ी है, मान लो 3-4 लोग मिलकर धक्का मारते हैं, तो जब गाड़ी को जब धक्का मारोगे ना तो स्टार्टिंग में बहुत फोर्स लगेगा। जब उसके व्हील घूमना चालू हो जाएंगे ना तो फोर्स क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। कभी एग्जामिन किए हैं सब चीज़ों को? समझ में आ गया? तो अब जो फोर्स लगेगा वो इससे क्या हो जाएगा? कम लगेगा, जो भी फोर्स हमको जरूरत पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो अब ध्यान समझना जो बता रहा हूं। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट था ना, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर था, दोनों के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, उसको अपन अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जैसे ये मूव करना चालू किया ना, बहुत फोर्स लगा है, उस अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ा। मान लो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो 3 न्यूटन का था, 3 न्यूटन का था, तब तक वो जाने नहीं दिया। लेकिन जैसे उससे थोड़ा सा बढ़ा दिए तो वो क्या कर दिया, उसको जो उनका अट्रैक्शन था वो टूट गया। तब ये कहाँ चला गया? आगे चला गया। जब आगे गया तो भैया आगे और भी तो इसके पार्टिकल्स होंगे, जिसके साथ इसके पार्टिकल्स कंबाइंड होना चाहेंगे, लेकिन नहीं हो पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं मिलेगा। वो मोशन में, इसीलिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए वो कम फोर्स में आगे निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर मान लो यहां लाके फिर रख दूंगा, तब मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
इतनी सी बात क्लियर है? तो ये पूरा सिनेरियो को अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो डेफिनेशन जो बताया वही लिखवाया हूं। व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी क्या हो रहा है? स्लिप कर रहा है, ठीक है। द फेस कम्स इनटू द प्ले विच द एक्ट द पैरेलल, एक फोर्स क्या करता है यहां पे? काम करना चालू कर देता है। किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। जब आप खींचते रहोगे ना तो ये क्या करेगा? उसको जाने नहीं देगा। अट्रैक्शन है किसी चीज को। अगर मान लो ये इसको मैं खींच रहा हूं और तो ये तुम्हारे साथ अट्रैक्टेड है, तो तुम इसको धक्का मारोगे कि खींचोगे अपनी ओर? मैं पागल है क्या? क्या गंदा आदमी है ये धक्का मारूंगा बोलता है। सीढ़ी से धक्का दे देना इसको, पागल आदमी। कौन सीढ़ी से? लास्ट वाले सीढ़ी से धक्का देना इसको, ठीक है। पागल बोलता धक्का मार दूंगा, ठीक है। तो समझ में आए? तो एक फोर्स आ जाता है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। Whenever a body moves or tends to move over the surface of the another body, a force comes into the play which act parallel to the surface of contact. कैसे वो वर्क करता है? ये सरफेस कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके पैरेलल एक्ट करता है। अपोज द रिलेटिव मोशन, इसके जो मोशन का क्या करता है? वो अपोज करता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में? मस्त डेफिनेशन, इसको कल याद करके आना, ठीक। नहीं समझ में? डेफिनेशन में कहीं डाउट है? Whenever a body moves or tends to move over another body, समझ में आ गया? पढ़ लेगा कि बताऊं पढ़ के? हाँ तो पढ़ के याद करके आना बेटे, सुबह तेरी बल्ले बल्ले कर दूंगा मैं तेरा। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने टाइप में होता है? तो फ्रिक्शन मेनली कितने टाइप में होता है? 3 टाइप। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में 2 फ्रिक्शन और होता है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी के 2 पार्ट है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। इसी के 2 पार्ट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो एक एक को हम समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार मैं आपको समझाता हूँ और आप समझ जाएंगे। तैयार हो? चलो देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टेबल है मान लो, या कोई रोड है, ठीक है। इस रोड के ऊपर हम क्या करते हैं? एक बॉक्स रख देता हूं ऐसे, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, मस्त है। जिनको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में अगर समझ में आ गया तो। यहां एक बंदा खड़ा है, ये बंदा इसको क्या लगा रहा? फोर्स लगा रहा है, ठीक। ध्यान से देखना, ध्यान समझो। वो पहले लगाया है 0.1 न्यूटन। कितना लगा है? ये नहीं हिला, ये नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि जितना ये फोर्स लगा रहा है ये उतना फोर्स लगाया है 0.1 न्यूटन। समझ में? अब 0.2 न्यूटन लगाया, तब भी ये नहीं हिला। ये 0.2 हुआ तो ये भी कितना लगा है? 0.2। समझ में? तो अभी भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक है कि मूव कर रहा है? तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर। अभी रुको रुको, एकदम शांत रहो। 0.3 फील आएगा तब बताना। 0.3 तब भी ये क्या किया? मूव नहीं हो रहा है। मैंने इसको और बढ़ाया, 0.4 न्यूटन किया, तब भी नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे 0.5 किया, जैसे 0.5 न्यूटन किया, इसकी कैपेसिटी थी कि भैया मैं 0.4 न्यूटन तक ही मैं क्या कर सकता हूं? अपोजिट फोर्स लगा के किसी चीज को रोक सकता हूं। जैसे तुम हो, एक रस्सी तुम पकड़े हो, मैं पकड़ा हूं, मैं और फोर्स लगा रहा हूं, तुम नहीं छोड़ रहे हो। आयुष भी आ गया, दोनों फोर्स लगा, तुम छोड़ दिए, मतलब तुमसे ज्यादा फोर्स लगा दिए। बात समझ में आ गया? अब 0.5 पे क्या कर दिया? ये जस्ट मूव करना चालू किया। क्या किया? जस्ट मूव करना चालू किया। ये क्या किया? जस्ट मूव करना चालू किया। अभी मूव कर चुका है तो कैसा होगा? कैसा फ्रिक्शन होगा? जैसे ये मूव करना चालू कर गया, ये मूव करना चालू किया और आगे मूव करके पहुंच गया यहां तक, तब उस कंडीशंस में क्या लगेगा? फोर्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा फोर्स। तो मेरा कितना फोर्स लगा मान लो? 0.4 न्यूटन, 0.35 न्यूटन लगा। तो याद रखना, इस कैटेगरी में जो भी फ्रिक्शन था उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।
क्या बोलते हैं? इसमें जो फ्रिक्शन था उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनेमिक। कितने लोगों को क्लियर हो गया? नहीं समझ में? ऑब्जेक्ट रेस्ट में, हम क्या कर रहे हैं? उसको लगा, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तब उसमें कोई फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना भाई। उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको जाने से रोक रहा है, तो फ्रिक्शन अभी भी हो रहा है। हम बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, तो ये क्या होगा? स्टैटिक। लेकिन जस्ट मूव आउट हुआ तब क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। लिमिट इतना ही था, वो ब्रेक कर गया। अब उससे ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उससे कम में ही वो क्या होगा? मूव करना चालू कर देगा। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे तो बहुत अच्छे से लिखना। A force of friction which comes into play between two bodies before body actually start to moving over the other body. स्टार्ट किया था क्या? ये स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्टार्ट करने से पहले की अगर बात करता तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। गॉट इट? डेफिनेशन लिखना। सेकेंड, द मैक्सिमम फोर्स। इसमें मैक्सिमम क्या है यार? इसमें मैक्सिमम कौन है? इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा पार्ट है? वो मैक्सिमम पार्ट है, उससे ज्यादा वो नहीं रोक पाया। बात समझ में? तो अपन यहां पे क्या लिखें सेकंड वाले में? द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, अब वो मूव कर चुका है, तब क्या हो गया? The force of friction which comes into the play when a body is in a state of steady motion. कैसा आ गया? स्टडी मोशन में आ गया। स्टडी मोशन का मतलब एक जैसा मोशन करना चालू कर दिया, यूनिफॉर्म मोशन करना चालू कर दिया। बात समझ में आ गया? अगर यूनिफॉर्म मोशन करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। कितने लोगों को फ्रिक्शन का समझ में आ गया? तीनों पार्ट। किसको चेंज कर? अरे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है रे, तू पागल है क्या? दूं क्या गप से इसको एक ठोक? अरे सही बोल रहा है वैसे वो। अरे चल ठीक, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं रे बाबा। सैटरडे को मेरे को डाउट होगा। काइनेटिक और डायनेमिक दोनों बोलते हैं, याद रखना। तो तीनों फ्रिक्शन समझ में आ गया। चलो अब बताते हैं वेरिएशन ग्राफ ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक, और इसमें ग्राफ बनता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाई दे रहा कलर? नहीं दिखाई दे रहा? कलर नहीं दिखाई दे रहा? गुच्छा नहीं, गुच्छा नहीं। ठीक है, हो क्या रहा है? ये फ्रिक्शन है। यहां पे क्या लग रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स है। किसको बताएगा वो? फ्रिक्शन को। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये किसको डिफाइन करता है? ये लाइन डिफाइन करता है अप्लाइड फोर्स को। अप्लाइड फोर्स, ध्यान से समझो, थोड़ा सा मिटा दूंगा अभी मैं, सोचो। मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा, दोनों का ग्राफ यहां पे बना। और थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, और थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन बना, और थोड़ा अप्लाइड फोर्स बनाया, बढ़ाया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। लेकिन सडनली एक फोर्स के बाद ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? मूव करना चालू कर दिया। अब मूव करना चालू कर दिया, उसके बाद फ्रिक्शन कम हो गया। कम होगा कि नहीं होगा फ्रिक्शन? अरे फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, फिर वो क्या करेगा? स्टडी मोशन करना चालू कर देगा। बात समझ में? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इसका ग्राफ में कुछ इस तरीके से बना लूंगा कि भैया स्टार्टिंग में तो वो स्टडी मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है? स्टडी मूव कर रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम अगर कोई मुझसे पूछेगा ये क्या है, तो मैं इसको बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या बोलूंगा इसको? स्टैटिक फ्रिक्शन है। थोड़ी देर के बाद इसका फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? अब वो एक ही स्पीड से मूव करना चालू कर दिया ऑन दिस। नहीं समझ में? इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा है? बस यही तो सीखना था। इसी को क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं? बस, गुड यार। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक। यही है ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ। वेरिएशन ग्राफ ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्सेस। अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था, बढ़ाते गए स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया। एक बार उसका लिमिट खत्म हो गया तब अचानक बढ़ा ये मैक्स। इसको बोलते हैं एफएस। इसको बोलते हैं एफएस मैक्स। नहीं आया दीदी लो? चलो, अब आता लॉ ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बड़े आज खत्म ही कर दूंगा, देखना इस टॉपिक को आराम से, पीडीएफ मिलेगा, बैठ के लिखना। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, देखो लॉ ऑफ फ्रिक्शन को हम दो तरीके से बनाएंगे। एक होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक क्या होता है? लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई लॉ क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। समझ में आए? ऑब्जेक्ट का कौन सा लिमिट है ये? जब तक वो संभाल पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप ना कहीं से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप एक दरवाजे में ऐसे धक्का मार के रखे हो, वहां से लोग आके धक्का मार रहे हैं, आप रोके, तो रोके हो ना, रोकने में बल लग रहा है कि नहीं लग रहा? फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी रैपिडली, सडनली, तब क्या होगा? लिमिटिंग। और उसके बाद लोग आ ही गए तो खुद काट तो देंगे भाई। नहीं समझा? तो सबसे पहले आता लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड क्या करता है? कॉन्टेक्ट, इसके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट सरफेस। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। पहली चीज याद रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टेक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर रफ है या स्मूथ है, अब अगर मान ले रफ है मतलब है ना, तो उसमें कैसा लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और स्मूथ है तो तेल बिछा दूंगा यहां से वहां तक, तो कैसा करोगे? फ्रिक्शन कम हो गया, आप गिर जाओगे। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? आपके बॉडी पे कर रहा है कि सिर्फ आपके पैर के फुट पे कर रहा है? कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? कल पूछूंगा बेटे सुबह पूरा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट द टेंजेंशियल। हमेशा कैसा वर्क करता है ये? टेंजेंशियल वर्क करता है। टेंजेंशियल वर्क करने का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है ना, तो ये यहां पे वर्क करता है फ्रिक्शन। टेंजेंशियल, स्पर्शीय, टच करते हुए कॉन्टेक्ट सरफेस के। बात समझ में? ऐसा मत कर देना कि ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे ऐसा है तो ये ऐसा वर्क कर रहा है, गलत है। ये टेंजेंशियली वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? टेंजेंशियल, टच करते हुए। द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट द टेंजेंशियली टू द टू सरफेसेस ऑफ द कॉन्टेक्ट। इन दोनों का टेंजेंशियल निकलेगा। कैसे निकलेगा? इन दोनों के टेंजेंशियल। मैं एक अच्छे तरीके से बताता हूँ, ध्यान समझना। इस डायग्राम को जरूर बना लेना ना जब आप नोट्स बनाओगे तो। ठीक है आयुष, कल तेरा आखिरी डेट है बेटे। 10 को देना था क्या? ये तो बोल रहा कम किए थे करके कुछ। चल ठीक है, मैं तेरे को एक दिन एक्स्ट्रा दिया, चल 11 को दे देना। ठीक है, ये समझ में आए? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां पे वर्क करता भाई? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल वर्क करता है। दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस। और कैसा वर्क करेगा? टेंजेंशियली। कैसा वर्क करेगा? टेंजेंशियल वर्क करेगा। ठीक। अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है, अगर अप्लाइड फोर्स इधर लगाए तो इधर मूव करेगा, तो ये टेंजेंशियली क्या मूव करेगा? इसके अपोजिट साइड। अगर मान लो ऐसा रखा है और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कुछ ऐसा रखा है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं उसको खींच किधर रहा हूं? इधर खींच रहा हूं। किधर खींच रहा हूं? इधर खींच रहा हूं। तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा? इधर वर्क करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स अगर इधर है, अप्लाइड फोर्स, तो स्टैटिक मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा? किधर वर्क करेगा? उसके अपोजिट साइड। याद रहेगा? नहीं रहेगा? ये दोनों डायग्राम बनाना जरूर अपने नोट्स में। थर्ड, द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट द साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। हो रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ना सिर्फ इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है।
ये इनके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। मैं कितना बड़ा हूँ क्या हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस क्या अर्थ के साथ, मेरे फुट है। बात समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? तो ये थर्ड पॉइंट बताता। तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये यहाँ समझो, यहाँ से डेरिवेशन चालू हो गया, खत्म, चैप्टर आज खत्म कर दूंगा पूरा। एक ऑब्जेक्ट रखें, ठीक, एक ऑब्जेक्ट रखें। ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका वेट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वेट कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है। किधर होता है? डाउनवर्ड। इसको बैलेंस कौन करता है? इसको बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन। कौन बैलेंस करता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या होता है इसका? इसका वेट होता है mg। और ये क्या हो गया इसका? नॉर्मल रिएक्शन। लास्ट क्लास में नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया था, नहीं बताया था? चलो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? नॉर्मल के। इसका मतलब समझते हो? नॉर्मल अगर सीधा है ना, अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, समझ रहे हैं इसका मतलब? ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, मतलब सरफेस ऐसा है, तो ये ऐसा है, तो इसका भार कहाँ होगा? और इसका भार हमेशा रस्सी के साथ, जो वेट होगा हमेशा रस्सी के साथ, और ये लकड़ी के साथ। तो ये सीधा है कि नहीं? तो ये पूरा अप्लाई कर रहा होगा, तो अभी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो वेट कहाँ? इधर नीचे। लेकिन ये क्या हो गया? इधर हो गया। तो ये पूरा लगा पा रहा है क्या जोर? तो फ्रिक्शन तो कम हो गया, जिससे आसानी से नीचे आ जाएगा। बात समझ में? तो ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। और ये कब बढ़ता है? जब सीधा रहता है। बात समझ में? अभी सीधा है तो ज्यादा बड़ा, इसका वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब इसको खिसकाने में मुश्किल होगा। अब अगर ऐसे कर दूं तो ये इधर हो गया, तो अब इसको कम फोर्स में मैं क्या कर सकता हूँ? खिसका सकता हूँ। तो ये कम हो गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया? तो क्या समझ में आया कि भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर। आर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, आर कम होगा तो ये कम होगा। ठीक, इसको मैक्स लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं तब भी आप लिख लेना। तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय म्यू एस। म्यू एस को क्या बोलते हैं? वेयर म्यू एस इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? कांस्टेंट। इट्स ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू एस आर। तो म्यू एस का वैल्यू कितना होगा? एफ एस बाय आर। याद रखोगे, आज के बाद याद रखोगे। नहीं समझ में है? घूर लो एक बार, कहीं डाउट है? स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो चाहे कोई भी फ्रिक्शन हो, उसका जो कोफिशिएंट होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सिंपल सी बात, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो ये क्या होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या होता है ये? यूनिटलेस क्वांटिटीज। नहीं समझ में? डाउट है भाई कहीं पे? पक्का क्लियर है यहाँ तक? जो बताया हूं स्टैटिक के लिए, लिमिटिंग के लिए, वही आप काइनेटिक के लिए लिख लो, पूरा वैसे ही लिख लो। बस स्टैटिक के जगह पे क्या वर्ड डाल देना। देखो मैंने काइनेटिक काइनेटिक लिख दिया, वैसे सेम वही रूल्स फॉलो करता है, कुछ अलग फॉलो नहीं करेगा। अब यहां पे भी वही चीज आ रहा, तो डायग्राम फिर से नहीं बनाना, कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो याद रखना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है?
नॉर्मल रिएक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन कब बढ़ेगा? जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसको हटाऊंगा तो क्या लगेगा? म्यू के आर। तो म्यू के का वैल्यू क्या होगा? एफ के। और ये भी क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। नहीं समझ में दीदी लोग? देखो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज पढ़ ली है हम लोगों ने। अब बात आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? अभी तक समझ में आए? ठीक है, अभी समय मिला है हम लोगों को, तो फटाफट बहुत सारी चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो करना। 12th वालों को तो एक चैप्टर ही खत्म हो गया है ना। ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन को मैं बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है, बस सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका, एक टॉपिक और है, खत्म फिर। ये ऐसा भाई, वेट किधर होगा? mg। भाई नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? ये नॉर्मल है। भाई मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट, टेंजेंशियली। इसको ऐसा नहीं बनाते कभी भी, है ना, ऐसा बनाते हैं, Fs मैक्स। नहीं समझ में? नहीं आया क्या? मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये नॉर्मल है R, इस पॉइंट को देता हूं O। इन दोनों, अगर मान लो यहां से कोई खींच रहा और यहां से कोई खींच रहा, तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? बीच में। उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? रिजल्टेंट। ध्यान से देखना, ये इसका रिजल्टेंट। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। डेफिनेशन बता रहा हूं, समझना। द एंगल मेकिंग द रिजल्टेंट वैल्यू, देखो, द एंगल मेकिंग ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल विद द नॉर्मल। ध्यान सुन, द एंगल मेकिंग बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल, एंगल मेकिंग विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ। नहीं समझ में? अबे क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्या है? इसको क्या बोलूंगा मैं इस लाइन को, रेड वाले को? रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट बिटवीन द स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। इन दोनों का क्या है? वो रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? समझ में? बोल, ट्राई कर। द एंगल मेकिंग बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड। नहीं आया दीदी? पक्का लिखा हुआ है, ये कहां गया? The angle making of the friction force and the normal with the normal, this type of angle is called angle of prism. डाउट है कहीं पे? चलो यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसको नाम दे देता हूं A, B और क्या देते हैं इसको C। नहीं समझ में? कहां डाउट है शिल्पा? नींद आ रहा है? ऐसा चल रहा है, एक ट्रायंगल चल रहा है, देखो O C और क्या चल रहा है? B, और यहां पे क्या चल रहा है? थीटा चल रहा है। नहीं समझ में? क्या कर रहा है? कहाँ डाउट है? कहाँ डाउट होगा तो बताना। अगर मैं टेन थीटा लेता हूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा? ओबी। नहीं, क्या होगा? मारूंगा मुंह पे थप्पड़। परपेंडिकुलर होगा बीसी। ए दीदी ऐसा मत बोल, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कोण के सामने वाला लंब होता है। छी, नहीं पता है? फिर जहां एंगल बनेगा सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा? बीसी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो 25 का बेस, तो बेस क्या होगा? ओबी। क्या समझ गया बे, बच्चा वाला चीज है। बोलता समझ गया, पीटूंगा इसको पकड़ के। है तू तंबाकू खाता है क्या? ऐसे से करता रहता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में? कहाँ डाउट है?
हाँ तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है, बी से सी तक का वैल्यू को मैं ओ ए लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। टेन थीटा बेटे ओ ए का वैल्यू कितना चल रहा है, एफ मैक्स, बोलो। अरे कुछ तो बोल रहे आयुष, नहीं समझ में। अब ओ से बी तक का वैल्यू क्या है, आर है कि नहीं। तुम बताओ आज से पहले कभी इसको देखा है क्या साथ में, एफ ए चुप मैक्स, इन दोनों को साथ में कभी देखा है क्या आज से पहले साथ में कभी क्या ही बोलूं, मां कसम, दिन रात आए। सुबह तुम लोग गया तब से मैं बिजी था, अभी तक बिजी, बस सोया भी नहीं 1 घंटा बे है। और देख बोलता नहीं मैं तो देखा नहीं, आप देखे हो तो बताओ। हाँ अच्छा 1 मिनट, तू सोया नहीं तो आके पढ़ा रहा है क्या, सिर्फ बैठा ही है ना, बैठा ही है ना। तो दुकान में खड़े होना आसान है कि पढ़ाना आसान है, पढ़ाना आसान है। तो तू ही बोल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में 1-2 क्लास था, फिर इधर उधर ये काम था वो काम था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू एस। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। मत ये भी अलग कैरेक्टर है भाई कहां से निकालता है ऐसा आवाज तू मत निकाला कर। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म था क्या, फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, बोर्ड हिल जा रहा भाई, टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे, डाउट है कहीं पे, इसका डेफिनेशन इधर है, ठीक है लिख लेंगे। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज, क्या आता है, विराम कोण, उसको घर्षण कोण बोलते हैं, इसको विराम कोण। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है पहले समझ लो, बहुत सिंपल है। सोच एक ऑब्जेक्ट है, मस्त तरीके से समझाओ, एक ही बार में समझ में आएगा दोस्त। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हूं, क्या वो स्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है, क्यों दुखी है वे चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है क्या, टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाएगा ये कैसा तबीयत खराब है वे, हाँ पागल है। अभी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे बेटे 8:30 से, 8:30 से पहले छोड़ूंगा नहीं मैं। ओ मैं सर लेट आएंगे आज, हाँ तो दीदी क्या लेट पढ़ना केमिस्ट्री, ठीक है। अबे देख इधर, ये तो अलग ही कैरेक्टर है इसको मैं उठाया 5 डिग्री, कितना डिग्री, और देख रहा हूं कि वो साइड नहीं हो रहा, वो नीचे नहीं आ रहा, वो जहां का वही है। अब हम क्या किए, 6 डिग्री उठाए, कितना उठाए, तब भी देख रहे हैं कि वो नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मतलब देखो देखो ऐसा समझ लो कि ऐसा, ठीक है, ये सरफेस है, ये यहां पे रखा हूं, ठीक है, ये सेफ सरफेस, धीरे 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 एंगल बन रहा है ना, बन रहा है। एक स्पेसिफिक एंगल के बाद वो क्या करेगा, स्लाइड होना चालू हो जाएगा। और हमने जैसे ही क्या किया, इसका एंगल 7 किया ना, तो ये जस्ट मूव करना चालू कर दिया। तो इस टाइम पे ये जो एंगल है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। नहीं समझ में, द एंगल मेकिंग द इंक्लिनाइन, इसको बोलते हैं इंक्लाइन सरफेस, क्या बोलते हैं, सुन ले पहले, द इंक्लाइन द एंगल मेकिंग बिटवीन द इंक्लाइन सरफेस टू द हॉरिजॉन्टल, द एंगल मेकिंग बिटवीन inclined surface to the horizontal
when object begin just start to move. When object क्या कर रहा है इसको? थूक थूक के पढ़ाऊं क्या बेटा? है क्या हुआ बे तेरे को? समझ में आ गया एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? इंक्लाइन सरफेस टू द हॉरिजॉन्टल when object just begin start to move. just begin move. begin और start का मतलब एक ही होता है. the angle making between the inclined surface with the horizontal when object just begin to slide. समझ में आ गया? अब इसके बारे में कहानी सुनो, मस्त मस्त कहानी है, बताओ. आप ये खत्म हो जाएगा आज. कल मॉर्निंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता? बैंकिंग रोड वगैरह, शेडो फोर्स, मस्त मस्त टॉपिक. कल खत्म. कल शाम को तो क्लास नहीं, परसों स्टार्ट हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी. वेकेशन से परसों दोनों टाइम रहेगा. व्हाट्सएप पे आएगा अपडेट. ऐप आ गया हम लोगों का, नया ऐप आ गया है, लेकिन वो रिव्यू पे डाले हैं अभी उन लोग, तो 2-3 दिन में मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, रिव्यू पे डाले हैं. क्या था? एंगल ऑफ रिपोज. चलो मान लो, देख लो, अच्छे समझ लो. यस, अच्छे समझना. एक सरफेस है और ये एक सरफेस है. ठीक, एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखे हम लोग. वेट किधर होगा? सीधा होगा नीचे. किधर होगा? सीधा नीचे हो जाएगा इसका वेट. क्यों वेट नीचे होगा? क्योंकि धरती हमारी माता. माँ बोलता है, माता बोल, श्राप दूंगा तेरे को. नीचे होगा. नीचे क्या होगा? mg w. r किधर होगा? अबे सड़ा आदमी, इधर होगा. अच्छी, इसको समझा दे बे, श्राप दे दूंगा इसको फिर मैं. ये होगा r. r ऐसा क्यों हुआ? तरीका बताया था मैं. अच्छा, ये ऊपर है कि साइड में है बे पागल? अच्छा, तेरा फर्स्ट टाइम 11 है क्या? इसीलिए तू ऐसा कर रहा है. अगली बार पढ़ेगा ना, नहीं पूछेगा ये सब चीज. ठीक, याद रखना 2 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है. अब देखो, हाँ, एक पेन दिखाना प्लीज. जब ये वाला जमीन पे रहा होगा, कोई एंगल बन रहा है क्या इन दोनों के बीच? जैसे जैसे ये उठेगा वैसे वैसे एंगल क्या होगा? बनेगा. मतलब जितना एंगल यहां बन रहा है उतना एंगल यहां पे बन रहा है. नहीं समझ में है? फिर से, तो कोई एंगल बन रहा है क्या? अब मैं जैसे जैसे इसको इंक्लाइन करूंगा वैसे वैसे एंगल बन रहा है. कितना एंगल बनेगा? जितना यहां पे इंक्लिनेशन उतना एंगल यहां बनेगा. घर जाके ट्राई करना. पकड़, पागल आदमी. अगर ये 5 डिग्री बनाता है तो यहां पे भी कितना होगा? 5. अगर ये 5 है तो कनेक्टेड है, तो इधर क्या बनेगा? mg cos phi. और इधर क्या बना देगा? mg sin phi. ठीक, ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है? इधर आ रहा है कि उधर जा रहा है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट साइड. मैक्स. कितनों को डायग्राम समझ में आ गया? पता, आज भी इस चीज को देखता हूँ ना, मुझे अपने 11th का टाइम याद आता है. रटता था भाई ये सब चीज को मैं. लगता था कि कैसे कैसे कर रहे हैं सब, कैसे कैसे बना ले रहे हैं. ठीक है, रटता था मैं. समझ में आ गया? इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, in the condition of equilibrium, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस. इसको कौन बैलेंस कर रहा है? सीधे सीधे R इज इक्वल टू mg phi. इक्वेशन नंबर 1. दीदी लोग आ रहा समझ में? ठीक है, बहुत इजी है. एक साथ आराम से वेकेशन के बाद बैठ के लिखेंगे पूरा. ठीक है, अभी थोड़ा सा ना क्या है, इन लोग कमिटमेंट को मैं फुलफिल हर हाल में करूंगा, चाहे बिक जाऊं, लेकिन कमिटमेंट पे वो नहीं कर सकता.
भरोसे पे चलता दुनिया ना, भरोसा नहीं तोड़ सकता, इसीलिए कमिटमेंट था कि कंप्लीट करेंगे दिसंबर तक, तो करेंगे करेंगे और पूरा पूरा पढ़ के करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जब टॉपिक को अपन रैप अप कर ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ी तो रहना है, ये टॉपिक को नहीं करूंगा आज। समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा? mg sin phi डिवाइडेड बाय mg cos phi। इधर क्या हो जाएगा? fs max बाय r, यहां कौन कटा? sin phi बाय cos phi क्या हो गया? तो कितना हो गया? fs max बाय r। गौर से एक चीज सोचो कि भाई जो tan phi चल रहा था, एफ एस मैक्स, तेरे से इनवर्स सबसे टफेस्ट। आज से पहले इन दोनों को कभी देखा साथ में? कब देखा? बोलता देखा हूं, सपने में देखा हूं। अब इस वैल्यूज को लाके रख दो इसके जगह पे, तो क्या हो गया? tan phi इज इक्वल टू म्यू एस। हाँ, म्यू एस आ गया समझ में? तो इसको भी नोट करके हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ओए देख यहाँ पे क्या लिखेंगे? द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं समझ में? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं समझ में? द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ repose is always equal to the coefficient of static और लिमिटिक जो भी लिखना हो लिख लेना। फ्रिक्शन बेटे, फ्रिक्शन खत्म, इतनी था फ्री। अबे सड़ा आदमी फुमेरिकल है अभी, उसको भी उड़ा देते हैं। क्या क्या बोलता है? छोड़ दे उसको, भी दौरे पड़ रहे हैं। अरे छोड़ उसका, उसकी बात गधे की बात, चल छोड़ आगे देखो। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है? 2 kg। प्लेस एट द फ्लोर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना चल रहा है? 0.4। अप्लाइड 2.5 न्यूटन फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है? न्यूटन। ब्लॉक, ठीक है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, ठीक है, द न्यूटन्स। ठीक है, अब अपने क्या करना है? ये फोर्स निकाल दिया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मान लो कि एक ब्लॉक को रखें यहां से, वेट कहां होता है? mg, w, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 9.8, 18.9, 18.6। अबे सड़ा आदमी, दूंगा श्राप अभी। 19.6 वेट हो गया, न्यूटन हो गया। इसका नॉर्मल किधर हो गया? r, ऊपर हो गया। अब सोचो स्टैटिक फोर्स क्या होता है? Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। आज से पहले कभी देखा? नहीं भी पढ़ा हो ना, बोलेगा हाँ देखा हूं करके। तो देखो Fs, म्यू एस का वैल्यू कितना दिया? आर का वैल्यू कितना दिया? उसके बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा? W लिखोगे 0.4, 19.6। मैं क्या निकाल रहा हूं यार, अभी देखना मजा आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 0.4 इंटू 19.6, तो ये हो जाएगा 7.84। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? और वो अप्लाइड फोर्स क्या लगा रहा है? ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ, अगर पीटू का पट्ट से अगर उल्टा सीधा बोला तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नहीं समझ में है, नहीं समझ में है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू ज्यादा है और जो अप्लाइड फोर्स है वो कम है। तो ये लास्ट में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट
रिमेन एट द रेस्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट नोट, कंक्लूजन क्या निकाले? नोट ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। नहीं समझ में? चलो 15 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 9 ठोक मैं बताऊंगा, 6 आप बना के लाओगे घर में। अब ब्लॉक ऑफ वेट, एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है, ट्राई करके आओगे इसको? चलो बस इनको भी भागना है। चलो ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा मैं अभी। अरे रुको, उठना नहीं।